आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। अरिथमेटिक का मतलब होता है कोई सा भी नंबर और प्रोग्रेस का मतलब होता है कि आगे बढ़ना। फॉर एग्जांपल के लिए ये एक स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट क्या करता है, हर साल इसकी क्लास बढ़ती रहती है। अगर आज ये 10th में है तो कल ये 11th में होगा। ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि हर साल इस स्टूडेंट की एज बढ़ती है। मान लो आज ये 14 ईयर्स का है तो नेक्स्ट ईयर ये 15 का हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि 10th से लेके 11th के अंदर गए, यानी कि एक क्लास बढ़ चुकी है। सिमिलरली हमारी हर साल एज जो है एक एक से बढ़ती रहती है। आज आप 14 के हैं, कल आप 15 के होंगे, नेक्स्ट ईयर आप 16 के हो जाएंगे। तो हर ईयर आप देखेंगे आपकी एज +1 होती जा रही है। सिमिलरली क्लास के अंदर भी यही सीन है, +1 आपके साथ होता जा रहा है। सिनेरियो के अंदर जो गैप है हमारा 1 का है। जैसे 10th से 11th में एक का गैप होगा, 11th से 12th में एक का गैप होगा, इसमें एक का गैप है, एक का गैप है। लेकिन मान लो कल को आप बड़े होते हैं और आप जॉब करने के लिए जाते हैं, तो जब आप जॉब के सिनेरियो में देखेंगे तो आपको पता चलता है कि हर साल आपकी सैलरी जो है इंक्रीज़ करती है। हर साल आपकी सैलरी इंक्रीज़ करती है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि हर 12 मंथ्स में आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है। ठीक है। तो अगर मैं मंथ्स के पर्सपेक्टिव से देखूं तो मैं कह सकता हूं कि पहले मंथ में जो सैलरी होगी वो मेरी 13th मंथ के अंदर जो सैलरी होगी वो इंक्रीज़ हो चुकी होगी। यानी कि बीच में 12 महीने का गैप है, यानी एक साल के बाद आपकी सैलरी बढ़ जाती है। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ 1 से लेके 13 हो गया, 13 में अब आगे मुझे बताना हो कि आगे सैलरी कितने महीनों बाद बढ़ेगी। तो कुछ नहीं करना है, इसी 12 को इसमें प्लस कर देना है। क्यों? क्योंकि 1 से लेके 13 के बीच में 12 का गैप है, तो आगे भी 12 का ही गैप होगा। 3 + 2 हमारा 5 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी कि 25th मंथ के अंदर फिर से हमारी सैलरी इंक्रीज करेगी। यानी कि इतना तो समझ में आ गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारी नंबर की सीरीज होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 2 लिखता हूँ, फिर 4 लिखता हूँ, 6 लिखता हूँ, 8 लिखता हूँ और आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। तो 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, इसके बीच में 2 का गैप है, आप देखेंगे। ठीक है। अब ये नंबर जो है आगे कितने जा सकते हैं मुझे नहीं पता, तो मैं लिख देता हूँ n। एन मतलब होगा कितने जाएंगे, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो ठीक है, हम इसे टर्म का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। जैसे ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, फिर आगे पांचवी आएगी, छठी आएगी, सातवीं आएगी, और कितनी टर्म है मुझे नहीं पता, तो मैं एन लिख देता हूँ। एन का मतलब है कि एन नंबर ऑफ टर्म्स मुझे देखने को मिल सकती हैं। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। कहाँ तक? ये भी एन टर्म्स तक जा सकता है। एंड सिमिलरली 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया एंड 20 हो गया, तो ये भी हमारा एन टर्म्स तक जा सकता है। ठीक है। तो ये पहली टर्म होती है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। हम इसके अंदर भी कह सकते हैं ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है। इसके अंदर भी कह सकते हैं पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है। ठीक है। आप देखेंगे इनके बीच में एक डिफरेंस है। जैसे 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये सिमिलर रहता है। 3 से 5 के बीच में 2 का गैप है, 5 से 7 के बीच में 2 का गैप है, 5 से 10 के बीच में 5 का गैप है, 10 से 15 के बीच में 5 का गैप है। तो गैप हमारा हमेशा ही बराबर रहता है। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे क्लियर करते हैं। पहले एक सीरीज लिखते हैं, 5, 10, 15, और आगे कितनी जाएगी मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं इसको कहता हूँ फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। ठीक है। तो क्या हम बार बार ऐसे लिखेंगे FIRST फर्स्ट और टर्म? तो ये तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ना, तो हम ऐसे नहीं लिखते। हम क्या बोलते हैं, हम इसका नाम ए रख देते हैं। क्या रख देते हैं? ए। तो मैं कहता हूँ ये A1 है, क्योंकि पहली पोजीशन पे इसलिए 1 है। ये A2 ये दूसरी पोजीशन पे है, A3 ये तीसरी पोजीशन पे होगा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कितने आगे तक सीरीज है मुझे नहीं पता, तो मैं n तक मान लेता हूँ। यानी ये A1 पहली पोजीशन है, दूसरी है, तीसरी है, तो ये कौन सी पोजीशन है? ये n पोजीशन है, क्योंकि मुझे नहीं पता ना, तो मैं इसको AN लिख सकता हूँ। बिल्कुल ठीक। अब आप देखते हैं कि 5 और 10 के बीच का गैप जो है, यानी A1 A2 के बीच का गैप जो है 5 का है। ठीक है। A2 A3 के बीच का गैप 5 का है। तो मैं कह सकता हूँ अगर A2 में से A1 को माइनस करूंगा 5 आएगा, यानी 10 में से 5 को माइनस करूंगा 5 आएगा, 15 में से 10 को माइनस करूंगा 5 आएगा। यानी मैं कह सकता हूँ जो हमारा डिफरेंस होता है, डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं? आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस कर देता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, A2 - A1 कर दिया, या A3 - A2 कर दिया, या A4 - A3 कर दिया। डिफरेंस हमारा हमेशा ही सेम रहेगा। चैप्टर के सबसे पहले फॉर्मूले को समझते हैं कि देखो यहाँ तक कोई सी भी टर्म हो सकती है an। क्या an का मतलब सिर्फ an नहीं, बीच में कोई A16 रहा होगा, कोई A17 रहा होगा, कोई A18 रहा होगा, किसी पोजीशन पे कोई सा भी नंबर हो सकता है ना। तो इसमें तो चलो 5-5 का गैप है, लेकिन आप कब तक गैप को ऐड करते रहोगे, है ना? ऐड करके बता पाना तो बहुत मुश्किल होगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं कि कोई सी भी टर्म हम उसे कैसे बताएंगे। तो फॉर्मूला नंबर 1 हम नोट कर लेंगे।
फॉर्मूला नंबर 1 हमसे कहता है कि अगर हमें कोई सी भी टर्म बतानी है, यानी कि ए एन बतानी है, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कौन सी टर्म है, तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? वैसे इस टर्म को हम रीड करते हैं nth टर्म। क्या रीड करते हैं? इसको हम nth टर्म रीड करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जो ए लिखा है हमारा, ये ए हमारी पहली टर्म होती है, फर्स्ट टर्म, यानी कि जो यहाँ पे 5 से स्टार्ट है तो 5 हमारी इसकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये हमेशा हमारी फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है। यहाँ पे हमें ए एन का मतलब है कि जो हमें nth टर्म निकालनी है, ठीक है, हम उसको लिखेंगे। अच्छा, ये वाला n और ये वाला n हमारा सिमिलर होता है, जो इसकी वैल्यू होती है वही इसकी वैल्यू होती है, ओके, जो इसकी वैल्यू होती है वही इसकी वैल्यू होती है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और डी हमारा जो है वो कॉमन डिफरेंस है जो कि चलता रहता है। अब मान लो कि मैं आपसे कहता हूं कि इस एपी के अंदर आपको 12th टर्म फाइंड करनी है, यानी जो 12वें नंबर पे टर्म आ रही है, आप 5 ऐड करके बता तो दो कि 12वीं प्लेस पे कौन सा है, लेकिन आप हर बार ऐसा नहीं कर पाओगे, है ना। तो मैंने क्या बोला? 12th टर्म, यानी कि ए 12 पूछ रहा हूं मैं, ए 12 पे क्या है ना। तो ए पहली टर्म कौन सी हो जाएगी? पहली टर्म हमारी 5 है, प्लस एन माइनस वन, एन हमारा वही होता है जो हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 12 माइनस 1, 12 में से 1 गया तो 11 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस डी हमारा कितना है? गैप कितने कितने का? 5 का है ना। 5 इंटू 11 कर देंगे 55, प्लस हमारा 5 हो जाएगा विच इज 60, यानी मैं कहूँगा हमारे 12th टर्म कौन सी? हमारी 60 है। इस वाली सीरीज के अंदर 13th टर्म पूछ रखी है, मैं चाहता हूँ कि आप खुद से निकालो और कमेंट करें। सीरीज की एक और इम्पोर्टेंट बात समझते हैं। देखो, जैसे 5 लिखा है, 10 लिखा है, 15 लिखा है, 20 लिखा है, जो भी लिखा है, ठीक है। तो मैं क्या देखता हूँ कि ये जो पहली टर्म है और इसके जो आगे वाली टर्म आ रही है, आगे वाली टर्म कैसे बनती है? जब हम इसके अंदर डिफरेंस को ऐड करते हैं ना, क्योंकि यहाँ डिफरेंस जो होगा उसको ऐड करेंगे तो आगे वाली टर्म बनेगी, फिर और जो डिफरेंस उसको ऐड करेंगे आगे वाली टर्म बनेगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि पहली टर्म ए है तो दूसरी टर्म क्या है हमारी? ए प्लस डी है, यानी डिफरेंस को ऐड किया। डिफरेंस कितने का है सीरीज में? 5 का है, तो 5 था और 5 प्लस 5 10 हो गया। ये हमारी a प्लस टू डी होती है, 2 5 ज़ा 10, 10 प्लस 5 15, ठीक है। ये हमारी a प्लस थ्री डी होती है, ये वाली, ठीक है। ये वाली a प्लस टू डी होती है, ये वाली a प्लस डी होती है, यानी ये पहली टर्म है तो मैं दूसरी टर्म को a प्लस डी लिख सकता हूँ, तीसरी टर्म को a प्लस टू डी लिख सकता हूँ, चौथी टर्म को a प्लस थ्री डी लिख सकता हूँ। यानी कि अगर a 15 लिखा है तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये a प्लस 14d लिखा है। इसको मैं कह सकता हूँ कि a प्लस 15d लिखा है। इसको मैं कह सकता हूँ a प्लस 23d लिखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब हम एक स्पेशल केस को डिस्कस करते हैं। मान लो कि हमारे सामने एक AP लिखी हुई है जो कि 3 7 11 एंड कंटिन्यू हो रही है AN तक। मैं आपसे कह रहा था AN तक, लेकिन यहाँ पे हमको लास्ट वाली जो टर्म है ना वो बता रखी है। हमको लास्ट में बता रखा कि 407 आ रहा है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन ये कहता है कि इस पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स होंगी, यानी कि पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ना जाने कितनी टर्म है ना। तो हम इसको कैसे बताएंगे कि इसमें कितनी टर्म है? इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ जो कि याद करना है आपको। वो होता है n इक्वल टू, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, इस पूरी सीरीज में कितनी टर्म्स है हमें वो बताना है। तो n इक्वल टू होता है ए एन माइनस ए बाय डी प्लस वन, ठीक है। डिफरेंस से डिवाइड करके प्लस वन कर देंगे। चलो इस फॉर्मूले को इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। ए एन का मतलब क्या है भाई? ए एन का मतलब है जो लास्ट में जो टर्म आ रही थी हमारी, है ना, ए एन पे कौन? हमारा 407 आ चुका है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? मैं इसकी जगह लिखूंगा 407, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे ए हमारी पहली टर्म होती है जो कि 3 है, तो मैं इसकी जगह 3 लिख देता हूँ। डिफरेंस हमारे कितने का है? 7 में से 3 गया 4, 11 में से 7 गया 4, यानी कि 4 का डिफरेंस है। बहुत बढ़िया, तो मैंने 4 लिख दिया। 407 में से 3 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 404 आता है। ये 404 इस 4 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। कितने पे? 101 पे डिवाइड हो जाएगा। 101 प्लस 1 कितना होता है? 102 होता है। यानी इस पूरी सीरीज के अंदर 102 टर्म्स लिखी गई हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले सम ऑफ टर्म्स, ठीक है। आपको सीरीज दे रखी है पूरी, ए है 5 हमारा, ठीक है, 10 है, 15 है, 20 है, ठीक है। आपको एक क्या बताना है कि आपको टर्म्स का सम करना है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि शुरू की 5 टर्म्स का सम क्या होगा? शुरू की 5 यानी कि 5 10 15 20, एक और हो जाएगी, 5 बोला है ना मैंने, तो 25। तो इन सबको प्लस करना है आपस में, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 करेंगे, ठीक है। चलो मान लिया इसमें तो आप कर भी लोगे, लेकिन अगर बहुत बड़ी अगर एपी आ गई तो मान लो उसके बीच में क्या 12 का या 15 का गैप है या 20 का गैप है, 25 का गैप है, तो प्लस करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए आपको यूज करना होता है सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला।
ठीक है। सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला यूज करो और आसानी से बता दो कि इन सभी टर्म्स को ऐड करने पे या जितनी उसने पूछ रखी है उतनी टर्म्स को ऐड करने पे आंसर हमारा क्या आएगा। अब देखो इसके लिए दो केस बनते हैं। पहला केस अभी मैंने पिछला क्वेश्चन लिखा था जिसके अंदर मैंने 3 7 11 डैश 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 और लास्ट टर्म मैंने 407 लिखी थी। कितनी लिखी थी? 407 लिखी थी। तो दो केस बनते हैं इसके अंदर। पहला केस आता है कि आपको लास्ट वाली टर्म ना दे रखी है और दूसरा केस आता है कि लास्ट वाली टर्म नहीं दे रखी है। तो पहले हम देखेंगे अगर नहीं दे रखी है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। अगर नहीं दे रखी है तो हम लिखते हैं एस एन। एस एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स का सम कर रहे हैं, इक्वल टू कितना? n/2। ये वाला n सेम होता है, ठीक है, यही वाला n होता है। ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला आसान है, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये n ये सेम ही रहता है हमारा, ठीक है। अब देखो सेकंड केस आता है जिसके अंदर आपको लास्ट टर्म पता है, ठीक है। अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो फॉर्मूला एस एन लिखते हैं, ठीक है। एस एन इक्वल टू n/2 होता है और ब्रैकेट में क्या करते हैं? a प्लस एल करते हैं। a मतलब पहली टर्म होती है, l मतलब हमारी लास्ट टर्म हो जाती है। इन दोनों फॉर्मूलाज को अप्लाई करके देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर हमें 30 टर्म्स का सम करना है। मुझे 3 पता है, 7 पता है, 11 पता है, पर लास्ट की टर्म मुझे नहीं पता। लास्ट की टर्म तो मुझे नहीं पता ना, तो मैं कौन सा लगाऊंगा? जिसमें मुझे लास्ट टर्म नहीं पता होती, ठीक है। तो एस एन कितना है? एन हमारा कितनी? 30 टर्म्स के लिए बोला है ना, तो 30 लिखेंगे इक्वल टू कितना? 30/2 फॉर्मूला याद है, n/2 ब्रैकेट में 2a। ए क्या होती है? हमारी पहली टर्म यानी कि इंटू 3, ठीक है, प्लस n-1। n कितना है? वही 30 हमारा। 30 में से एक जाएगा तो 29 लिख लेते हैं। डिफरेंस हमारा कितने का है? डिफरेंस हमारा 4 4 का है, तो 4 लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 3 जो हमारा 6 हो जाएगा। पहले इसको काट लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 15, ठीक है, कट करने पे, और 2 3 जो हमारा 6 आ जाएगा। 29 इंटू 4 करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 116 आ गया। 116 प्लस 6 कितना होता है हमारा? 122 होता है। 122 इंटू 15 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 15 टू हमारा 30 होता है। 15 टू 30, 30 प्लस 2 कर देंगे यानी कि 32। 3 आ गया। 15 1 15 प्लस 3 18 यानी कि 1820 आ चुका है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। 30 टर्म्स बोला था, अगर मान लो, ठीक है, तो बोला कि कहाँ तक जा रही है मुझे नहीं पता, ये सीरीज है ना, लेकिन अगर एग्जैक्टली अगर 30 टर्म्स ही होती, एग्जैक्टली दे रखी होती हमको, और 30th टर्म कैसे निकालते? तो 30th टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं हम? मैंने आपको बताया था कि अगर a30 है तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस 29d लिख सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो a क्या है? 3 है, आप 3 पुट कर देंगे। 29 मल्टीप्लाई d कितना है? 4 है, कर देंगे। जब भी आपको 30th टर्म मिल जाएगी और फिर आपको लास्ट टर्म मिल गई तो आप लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। वैसे ये वाला फॉर्मूला बेटर रहेगा इस केस के अंदर, लेकिन चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर कह रहा है ये पूरी एपी है, इसका हमें सम निकालना है। यहाँ पहली टर्म मुझे पता है, लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो तो हमें पूछना पड़ेगा ना, कितनी टर्म का निकालना है। तो ऐसा करते हैं, फाइंड सम ऑफ कर लेते हैं। चलो 14 एपी का, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में इसकी 14 जो टर्म्स होंगे उनका सम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो S14 निकालना है। S14 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? n/2। n हमारा कितना है? 14 टर्म्स का निकालना है। बहुत बढ़िया। ब्रैकेट में a, पहली टर्म हमारी 6 है, प्लस लास्ट टर्म कौन सी हमारी? 96 है। 96 प्लस 6 कितना होता है? 102 आ जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा। 2 7 जा 14, 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जा 14, 1714 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें हमसे कह रहा है कि एपी हमें बनानी है। एपी दे नहीं रखी है, एपी हमें खुद से बनानी है। इसमें कह रहा है अगर एपी के अंदर जो तीसरी जो टर्म आ रही है ना वो 5 है और सातवीं जो टर्म आ रही है ना वो 9 है, तो हमें यहाँ पे देखो डिफरेंस तो पता है नहीं ना, हमें पहली टर्म पता है। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है अपने आप में। तो देखो मुझे पता है अगर थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को मैं क्या बोलता हूँ? A3। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैंने आपको बताया था A3 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 2d लिख सकता हूँ कि नहीं? उसी तरह ये हमारी 7th टर्म है, 7th को मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस 6d लिख सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन करने का पहले अप्रोच ये होनी चाहिए कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो जो सीख रखा है वो लगा दो, ठीक है। हो सकता है आपको देख के समझना है पहली बार में, लेकिन आपको ये पता है कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो तो ऐसा लिख दो, इसको ऐसा लिख सकते हो तो लिख दो, ठीक है। आपने लिख दिया। अब क्या करते हैं कि कुछ नहीं, ये इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा इसको। देखो अगर मैं सेकंड वाली में से फर्स्ट को माइनस कर दूं तो हमें जो है डी मिल सकता है। कैसे? देखो क्योंकि सेकंड में क्या है? 9 है और 9 जो 5 से बड़ा होता है, तो 9 में से 5 माइनस करने में भलाई होगी हमारी, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और 2 वाली में से 1 को माइनस कर देते हैं।
2 वाले में से 1 को माइनस करना है, ठीक है। तो 2 वाली तो लिखी हुई है, मैं इसके नीचे 1 वाली लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होगी ना। तो लिख देता हूँ, ठीक है, a प्लस 2d इक्वल टू 5। मैं इसको माइनस कर रहा हूँ। माइनस करना अगर नहीं आता है तो सीख लो। देखो जब माइनस करते हैं ना तो साइन हमारे चेंज हो जाते हैं, साइन हमारे चेंज होते हैं तो ये नेगेटिव का हो जाता है, यानी कि ये तो इससे कट जाएगा। यहाँ पे माइनस का हो गया, यानी कि 6 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा हमारा, 4d आ जाएगा, ठीक है। 4d आ गया हमारा। अच्छा डी 4d किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि 6 हमारा बड़ा है ना तो प्लस का साइन लगेगा। यहाँ पे भी साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया, 9 में से 5 गया तो इक्वल टू 4 आ गया। 4 से हमारा 4 कट गया और डी हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। अच्छा डी हमारा 1 आ चुका है। अब मैं इस डी को चाहे इसके अंदर पुट करूं या चाहे इस ऊपर वाले में पुट करूं, किसी में भी पुट कर लूं, मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको पुट कर लो और ए की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आप इतने समझदार हैं कि इसको निकाल सकते हैं। तो आपने क्या देखा, आपको A3 मिल चुका है, D1 मिल चुका है, यानी कि 3 के बाद 1 का डिफरेंस है, यानी कि अगली टर्म 4 है, अगली टर्म 5, अगली टर्म 6 और ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अभी इसको अप्लाई करके भी देखेंगे, ठीक है। अज्यूम AP, अज्यूम का मतलब होता है कि आपको AP नहीं दे रखा है, ठीक है। आपको ये भी नहीं बताया कि इस वाली टर्म पे ये वाला वैल्यू है या इस टर्म पे ये वैल्यू, कुछ भी नहीं बता रखा है। आपको बोल दिया मान लो एक पूरी AP है, एक पूरी एपी चल रही है और पूरे का सम इतना है, या पूरी एपी दे रखी है, इस पूरे का प्रोडक्ट इतना है। तो मुझे एपी का कोई आइडिया है ही नहीं, ना मुझे ए पता है, ना मुझे डी पता है, ना कोई सी टर्म पता है, कुछ भी नहीं पता। तो देखो हमें इतना तो पता होता है कि कोई से भी एपी लिखते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म। तो ऐसे उसके अंदर कितनी भी टर्म हो सकती है। तो देखो अगर मैं कोई सा भी नंबर लिखता हूँ उसके 2 ही चांस होते हैं, या तो वो ऑड नंबर होगा या तो वो इवन नंबर होगा। यानी मैं कह सकता हूँ उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी या तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ठीक है। तो इसके लिए 2 केस बनेंगे, पहला हम ऑड के लिए पढ़ेंगे, दूसरा इवन के लिए पढ़ेंगे। याद रहे आपको इसको अच्छे से याद करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ऑड के लिए केस ले लेता हूँ। अच्छा आपने एक बटरफ्लाई देखी है ना, बटरफ्लाई कैसी होती है, सिमेट्रिकल होती है। अगर मैं इसको ऐसे आधा काट दूं तो इधर से भी बराबर है, इधर से भी बराबर है। इस चीज को याद रखो अभी, ठीक है। तो ऑड के केस में क्या करना है, ऑड के केस में मान लो कि मैं एक नंबर अभी ले लेता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स 3 ले लेता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स 3 का मतलब है पहले मैं सेंटर में, यानी जो पहली टर्म होगी उसे मैं क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा, ठीक है। ए हो गया। ए के बाद इसके आगे वाली टर्म कौन सी होगी, इसके आगे वाली टर्म के अंदर डिफरेंस को ऐड करते हैं, इतना तो पता है आपको, यानी कि ए प्लस डी। अब क्या करूंगा, क्योंकि मैंने बोला है बटरफ्लाई कैसी होती है, आधी आधी बराबर होती है, सेंटर से मानो, ठीक है। तो इस तरफ बटरफ्लाई है, इस तरफ भी बटरफ्लाई का विंग है, तो दोनों तरफ इक्वल होगा। इसका मतलब ए सेंटर में आ गया, उधर ए प्लस डी है, इधर पीछे क्या आ जाएगा, पीछे टर्म आ जाएगी हमारी ए माइनस डी आ जाएगी। समझ आया। अगर मैं कहता कि 5 टर्म्स है, 5 टर्म्स का मतलब मैं क्या करता, ये तो 3 के लिए होगा, अगर 5 के लिए करता तो क्या करता, यहाँ आगे एक और ऐड कर देता, ए प्लस 2d। क्योंकि मुझे बराबर रखना है तो मैं इधर लिखूंगा ए माइनस 2d। ये होता है हमारा ऑड के लिए केस होता है। हमेशा याद रखो सेंटर में ए लिखो, उसके बाद प्लस वाली सीरीज लिखो, इधर माइनस वाली सीरीज लिखो, जितने आपको टर्म्स दे रखे उसके हिसाब से। 3 के हिसाब से ये हो गई, 5 के हिसाब से ये हो गई। अगर 7 हुई तो आगे एक और बढ़ा देते, ए प्लस 3d, ए माइनस 3d बढ़ा देते तो 7 हो जाती। इवन का केस लेते हैं, इवन की स्टार्टिंग करते हैं। मान लो अगर मैं 2 टर्म दे रखी सिर्फ, ठीक है। तो 2 टर्म के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए माइनस डी और ए प्लस डी, ये 2 टर्म हो गए हमारी, ठीक है। हमेशा ये सेंटर पॉइंट रहेगा। अब इसके आगे इधर बढ़ाओ चाहे इधर बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मान लो 2 टर्म थी तो आपने ये कर दिया। अगर आपको बोलता कि 4 टर्म है, अगर आपसे कहता वो 4 टर्म है तो कुछ नहीं, इसके आगे एक और लिख दो, ए प्लस 2d और इधर लिख दो ए माइनस 2d, बिल्कुल ठीक, कॉमा है, ठीक है यहाँ पे। अब बोलता है कि 6 टर्म में 6 के लिए क्या करो, ए प्लस 3d, ए माइनस 3d। समझ आ गया ना। ऑर्डर इवन के लिए ऐसे ही करना है। अब चाहे तो एक बार खुद से लिख के देखो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भी सिमेट्री पूरी हम फॉलो कर रहे हैं। सेंटर में हमारा ए माइनस डी, ए प्लस डी आएगा, उसके आगे सब कुछ फॉलो होता रहेगा। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमसे कह रहा है कि 3 टर्म्स हैं किसी एपी के अंदर, पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है। उन तीनों का सम करने पे -3 आता है और उन तीनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। तो देखो मुझे एपी का कोई आइडिया नहीं, ना मुझे ए पता है ना डी पता है, लेकिन मैं एपी को अज्यूम कर सकता हूँ, हमने अभी सीखा है। और 3 टर्म के लिए करना है तो 3 के लिए क्या हो जाएगी, सेंटर में ए आ जाएगा, उसके आगे ए प्लस डी आ जाएगा, इसके पीछे ए माइनस डी आ जाएगा। बहुत बढ़िया। हमसे बोला है कि इनका जो सम है वो -3 के इक्वल है। भाई सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है ऐड करना। ऐड करना आता है ना आपको, तो ऐड कैसे करेंगे, देखो ए माइनस डी दे रखा है, इसमें हमें प्लस करना है, क्या ए प्लस करना है, क्या प्लस करना है आगे, ए प्लस डी करना है, बिल्कुल ठीक। ए प्लस डी, ए माइनस डी, इन तीनों को आपस में क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया। इक्वल टू हमें इसकी वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, -3 गिवन है।
बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो ये माइनस डी है, ये प्लस डी है, तो डी से डी कैंसिल आउट कर जाएगा, ठीक है। ए बचा, ए बचा, ए बचा, ए प्लस है, 3 ए हो गया। 3 ए इक्वल टू कितना हो गया, -3 हो गया। इस 3 से 3 कट जाएगा, ए इक्वल टू कितना आ गया हमारा, -1 आ गया है। हमारा ए आ चुका है, तो हम डी निकाल सकते हैं। अब देखो मुझे प्रोडक्ट के लिए पता है, प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ए माइनस डी को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, और साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए प्लस डी को। अच्छा, अगर आप थोड़े से भी समझदार है, ए माइनस डी ए प्लस डी का मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, बहुत बढ़िया है ना। ये ए भी मान लो, ये ए भी मान लो, तो ए माइनस बी ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो मैं फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ पहले, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई में ए। अच्छा, प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल दे रखा है, 8 के इक्वल दे रखा है, तो 8 लिख लेते हैं। देखो ए की जगह पे -1 पुट कर देंगे, डी तो हमारा डी रहेगा, ए की जगह पे -1 पुट कर दिया। अच्छा, अगर ये मल्टीप्लाई में -1 है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में -1, यानी कि कह सकता हूँ कि ये -8 हो जाएगा हमारा। सिंपल है, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा इक्वल टू -8 आ गया। अच्छा, 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करने पे 1 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। -8 और ये -1, -8 और -1 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इस माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर यहाँ से हटाएंगे तो इस पर 9 के ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ डी की वैल्यू कितनी आएगी, +-3 आएगी। अब देखो डी की वैल्यू चाहे मैं +3 डालूँ चाहे -3 डालूँ, उससे यार कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जो एपी बनेगी ना बिल्कुल सही बनेगी। एपी के लिए क्या चाहिए होता है, पहली टर्म चाहिए होती है, डिफरेंस चाहिए होता है। पहली टर्म -1 आ गई, डिफरेंस हमारा +-3। अब जो चाहे वो लिख लो, आंसर आपका सेम आएगा। देखो टर्म लिखेंगे कैसे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इस तरीके से लिखना था। ए तो हमारा कितना आ गया, -1 आ गया, तो -1 लिख दिया, ठीक है। इधर -1 पुट करेंगे और डी हमारा कितना आया, 3 आया, ठीक है। अच्छा देखो यार, बहुत आसान है ना, -1 है, ठीक है, और हमारा क्या है, -3 है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्या हो जाएगा, यानी कि -4 हो जाएगा। यहाँ भी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर कह रहा है 301, 301 का मतलब क्या, जैसे 5 है, 11 है, 17 है, 23 है, वैसे इसमें कहीं 301 आएगा, ठीक है, इन्हीं की तरह, टर्म्स की तरह ही। तो हमसे कह रहा है क्या 301 इस पूरी सीरीज के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, हमें चेक करना है। तो ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू यार 11 में से 5 गया, 17 में से 11 गया, 23 में से 17 गया, कुछ भी कर लो, 6 आएगा, ठीक है, डिफरेंस हमारा 6 का है। तो ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि क्या ये टर्म एग्जिस्ट करती है, तो ये टर्म कौन सी है, मतलब ये कौन सी टर्म पे आएगी, मुझे नहीं पता, तो ए एन पे आएगी ना, किसी पे भी आ सकती है। तो ए एन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, बहुत बढ़िया है ना। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए एन की जगह पे कौन सा नंबर है ये, मतलब ये इस टर्म पे कौन सा नंबर दे रखा है, 301 दे रखा है, यार 301 पुट कर लेते हैं। पहली वैल्यू क्या है, 5 है हमारी, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, उसका मैं आइडिया नहीं है क्या है, समझ रहे हो ना इस बात को। यहाँ एन वो लिखते हैं जब हम पोजीशन बताते हैं, तो यहाँ मुझे पोजीशन का आइडिया तो है नहीं ना कि किस पोजीशन पे, पोजीशन ही तो बतानी है कि इसमें आएगा कि नहीं आएगा। n-1 इंटू डी कर देंगे। अच्छा, डी की वैल्यू पता है तो डी की वैल्यू पुट कर देते हैं 6, इतना पता है 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये n लिखा है यार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 6n माइनस 6 हो जाएगा। देखो -6 में से 5 गया, कितना बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है। तो -1 प्लस 6n, ये -1 इसमें आएगा, एक के साथ ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 302। 302 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6n हो जाएगा, बहुत बढ़िया। n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 302/6 हो जाएगा। डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे कितना आएगा, ये दोनों हमारे नंबर जो है 3 के टेबल में आते हैं, सॉरी 2 के टेबल में आते हैं, 2 3 6 है ना, और ये अपना आ जाएगा 151, ठीक है, 151/3 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हमारी कोई नंबर ऑफ टर्म जो है फ्रैक्शन में हो सकती है, मैं कह सकता हूँ पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, चौथी टर्म है। क्या 151/3 क्या कोई पॉइंट में टर्म एग्जिस्ट कर सकती है, नहीं कर सकती ना, इसका मतलब ये 301 इस एपी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। So your chapter is completed now. Thank you for watching this video. If you want to download the notes, you can find the handwritten notes link in the description box itself. And if you have any queries or any doubt, you can connect me in the comment section. Okay, so have a good day, keep studying, bye bye.